11th अकाउंटेंसी, चैप्टर था बिजनेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज या विनिमय पत्र, पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं विनिमय पत्र का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब पहले समझे फिर एंट्रीज करते हैं। रिन्यूअल, रीन्यू होता है नया बनाना, री का मतलब दोबारा से, न्यू का मतलब नया बनाना, नवीनीकरण मतलब नया बनाना। जब बिल को नया बनाया जाता है, बिल को नया बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे ड्यू डेट, डेट ऑफ मेच्योरिटी पर अगर ड्रॉई को बोलता है कि भाई आप पैसे दे दो, और ड्रॉई के पास अगर पैसे अभी नहीं है तो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं बिल को डिसऑनर नहीं करना चाहता, आप ऐसा कीजिए, मुझे 1 महीने का टाइम और दीजिए, ये वाला बिल मेरा कैंसिल कर दीजिए, 1 महीने के लिए आप नया बिल बना दो, मैं उसकी पेमेंट आपको कर दूंगा, चाहे उस समय के लिए आप मुझसे इंटरेस्ट ले लो, ब्याज ले लो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पुराने बिल को ख़त्म करके एक नया बिल बना दिया जाता है, ठीक। तो इसे रिन्यूअल बिल कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी एंट्रीज़ क्या होंगी। एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, ड्रॉर और ड्रॉई हमारे पास। पहली ट्रांजेक्शन हमें दी गई पहले विपत्र के अनादरित हो जाने पर, ऑन द डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल। अब देखें, जब नया बिल बनाया जाता है, मान लो कि पहला बिल हमारा 5000 रुपीज़ का था, ड्रॉई ने रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो, मुझे पे नया बिल बना दो। तो हमने 5000 का एक नया बिल बना दिया। अगर हम पुराने बिल को कैंसिल नहीं करते तो इसका मतलब तो ड्रॉर के पास दो बिल हो गए, एक पुराना वाला 5000 का, एक नया वाला हुआ 5000 का, तो उससे 10,000 रुपीज़ की मांग करेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब भी नया बिल बनाया जाता है तो हमेशा पुराने बिल को कैंसिल किया जाता है। पुराने बिल को कैंसिल करने का मतलब है पुराने बिल की पेमेंट नहीं हुई, और पुराने बिल की पेमेंट नहीं हुई तो इसका मतलब वो बिल डिसऑनर हो गया। सो ऑन द डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल, पुराने बिल के डिसऑनर हो जाने पर एंट्रीज हम लोगों ने डिसऑनर की हैं, वहाँ आप डिटेल में समझ सकते हैं पिछली वीडियोज़ में, कि डिसऑनर होने की एंट्री 4 केसेस में होती है। वाई अकाउंट, डेबिट टू बीआर अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू एंडोर्सी अकाउंट, टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट। चारों केसेस में अलग एंट्रीज क्या हैं, कैसे हैं, वो हमने पिछली वीडियो में समझे हैं। वाई अपनी किताबों में डिसऑनर की स्थिति में क्या एंट्री करता था, बीपी अकाउंट, डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्योंकि वाई को जब बिल डिसऑनर हुआ तो हमारे को एक्स ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास बिल्स पेएबल आ गया, एंड क्रेडिट द गिवर, एक्स जो है व्यक्ति है, तो क्रेडिट द गिवर इज एक्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो इससे रिलेटेड है, सेकंड एंट्री है, वो है फॉर द पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, स्वीकारक के आंशिक भुगतान प्राप्त करते समय। इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ। मतलब इसका ये हुआ, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि एक बिल जो हमारा पहला वाला था वो 10,000 रुपीज़ का था, ड्यू डेट आ गई, परंतु उस व्यक्ति के पास, ड्रॉई के पास पैसे नहीं हैं, तो वो ड्रॉर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप ऐसा करो कि मेरे पास बिल जो 10,000 का है, मेरे पास 10,000 तो नहीं है, अभी मेरे पास 5,000 ही रुपीज़ हैं, आप ऐसा करो ये 5,000 आप रख लो, बाकी जो 5,000 बचे इसका एक नया बिल मुझे बना दो। तो इसका मतलब उसने क्या किया, पूरा पैसा तो नहीं दिया बल्कि थोड़ा पैसा दिया, उसका एक पार्ट, उसका एक अंश, उसका एक हिस्सा दे दिया। तो इसको हम कहते हैं स्वीकारक से आंशिक भुगतान प्राप्त करते समय फॉर द पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, कि पेमेंट का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा हमने प्राप्त किया, 10,000 में से 5,000 हमने प्राप्त किया। तो जो पैसा हमने प्राप्त किया वो रियल अकाउंट होने कारण पैसा रियल अकाउंट होता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और ये पैसा हमको दिया किसने, वाई ने दिया, 5,000 रुपीज़ वाई ने हमारे को अभी दे दिए। तो अब वाई की किताबों में देखते हैं, खुद को वाई समझते हैं कि हमने एक्स को पैसे दिए, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एक्स, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या हो गया, कैश, हमने कैश दे दिया। उसके बाद देखो थर्ड एंट्री क्या दी है, यदि ब्याज का भुगतान नकद किया जाए बकाया राशि पर ब्याज दे होने पर। अब हमने बात की थी कि उसको हमने एक्स्ट्रा समय दिया, उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे दो, जितना एक्स्ट्रा टाइम आप मुझे दोगे उसके बदले में मैं आपको उस टाइम का इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो देखो, जब इंटरेस्ट देने की बात आती है, अब हम पहले एंट्री कर रहे हैं जब उस व्यक्ति ने हमारे को इंटरेस्ट कैश के रूप में ही दे दिया। मान लो 200 रुपये का इंटरेस्ट बनता था, उसने बोला ये 200 रुपया ले लो और बाकी का टाइम मुझे 1 महीने का दे दो। तो जब उसने कैश के रूप में इंटरेस्ट दे दिया, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब भी इंटरेस्ट वो हमारे को देता है तो देने से पहले ब्याज ड्यू होता है, ठीक है, दे होता है। उसने जैसे ही बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, हमने बोला ठीक है, ओके, हमें मंजूर है, तो इसका मतलब है अब वो हमारे को इंटरेस्ट देगा, मतलब हमने उससे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति से इंटरेस्ट लेंगे तो अगर वो मान गया इंटरेस्ट देने के लिए, तो इसका मतलब पहले उसने हमारे को बिल के 2,000 रुपीज़ देने थे, अब हमारे को वो 200 रुपीज़ और ब्याज के देगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा हमारे को 200 देगा, जिसके कारण हमारे को लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो लाभ हो जाएगा, तो लाभ का प्रिंसिपल हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। हमारे को लाभ हो रहा है इसलिए हम क्रेडिट साइड पर टू इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है, कि हमारे को ये लाभ होगा,
वाई जो है हमारे को इंटरेस्ट देगा। देखिए हम लोग ने ऐसे भी मान लिया कि वैसे तो दूसरा प्रिंसिपल इसमें एसेट का लगेगा, पर आप ये समझ लें कि अभी ये समझ लो कि जैसे वाई को हमने अभी 200 रुपये इंटरेस्ट का दिया है। मान लो हम सपोज़ कर रहे हैं कि हम पहले उससे कितना लेना था, 2000 लेना था या 10,000 रुपीज़ लेना था, ठीक है। उसने हमारे को 5000 दे दिया। अब कितना बच गया, 5000। वो बोलता है कि 5000 रुपीज़ है, इसके ऊपर 200 मैं आपको इंटरेस्ट का दे दूँगा। तो इसका मतलब है अब हम उससे कितना लेंगे, 5200। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमने 200 रुपया उसको दे दिया, जो कि वो बाद में हमें लौटाएगा, ठीक है। तो अब वो बाद में कितना लौटाएगा, 5200। पहले तो 5000 ही लौटाना है, 200 वो हमको बाद में लौटाएगा। तो हम कहेंगे डेबिट द रिसीवर। हम उसको दे रहे हैं तो रिसीवर कौन है, वैसे एसेट का प्रिंसिपल इसमें लगेगा। कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम उस पर नहीं डिस्कस करेंगे, हम ऑर्डनरी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब देखते हैं वाई की किताबों में। वाई अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा। देखो जब हम वाई ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो इसका मतलब उससे पहले तो 5000 देना था, अब 200 और देना है, उसके कारण उसको 200 का और नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो ये बन गया नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और वो भी ये मान रहा है कि एक्स ने हमारे को जैसे अभी पैसे दिए हैं 200, जो कि हम उसको बाद में लौटाएंगे, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर कौन हो गया, एक्स अकाउंट हो गया। अभी इस तरीके से आप यदि याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट एंट्री हमारे को जो दी गई है वो है कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ये एंट्री किस चीज़ की है कि जो इंटरेस्ट का पैसा जो ड्यू हो गया था वो अब उसने हमारे को दे दिया। तो जब वो इंटरेस्ट उसने 200 रुपीज़ हमारे को दिया तो हमारे पास क्या आ गया, कैश। कैश रियल अकाउंट होने के कारण डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है, वाई। तो वाई ने हमारे को कैश दे दिया, मतलब जो इंटरेस्ट था, ठीक है। वाई अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा, खुद को वाई समझेंगे। तो इसका मतलब है वाई ने पैसा किसको दिया, एक्स को दिया। तो डेबिट द रिसीवर इज एक्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। हमने कैश दे दिया। अगला उसने बोला जो थर्ड एंट्री है, थर्ड नंबर की थर्ड एंट्री जो है, जो हमारे को दी गई वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये किस चीज़ की एंट्री है, ये फिर वही एंट्री है जो थर्ड केस में पहली एंट्री है कि भाई इंटरेस्ट ड्यू हुआ। तो पहली दो एंट्री हमने की, इंटरेस्ट ड्यू हुआ और हमारे को उसने इंटरेस्ट कैश के रूप में दे दिया। अब हम एंट्री कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ड्यू तो हुआ पर उसने हमारे को कैश नहीं दिया, बल्कि जो नया बिल है उसी में जोड़ दिया कि नया बिल जो बनेगा वो 5000 तो बिल का अमाउंट होगा, 2000 इंटरेस्ट होगा, तो उसके साथ मिलकर हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, लाभ हुआ इंटरेस्ट का, उधर एक्स अपने वाई अपनी किताबों में क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट देने से हानि हुई इसलिए उसने डेबिट साइड पर लिख दिया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब देखते हैं जब नया बिल लिखा जाएगा तो नए बिल को लिखने की एंट्री वही होती है जो पुराने बिल को लिखने की एंट्री होती है। नया बिल जो लिखा जाएगा उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़ दिया, कितना हो गया, जैसे हमने बोला बचा था 5000 रुपीज़ और 200 इंटरेस्ट, तो ये एंट्री होगी 5200 की एंट्री। तो जब हमने बिल लिखा, बिल का मतलब बिल हमने लिख कर उसको वो दिया वाई को कि आप एक्सेप्ट करो, वाई ने एक्सेप्ट करके हमारे को दे दिया। कुल मिलाकर मतलब हुआ कि वाई से एक नया बिल हमारे को प्राप्त हुआ। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बी आर एंड क्रेडिट द गिवर वाई। वाई अपनी किताबों में क्या लिखेगा कि उसने बिल किसको दिया, एक्स को, तो डेबिट द रिसीवर एक्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसने दे दिया ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीपी। उसके बाद में नेक्स्ट केस एक और एंट्री हम देखते हैं जिसमें बोला गया रिटायरिंग अ बिल अंडर द रिबेट, विनिमय पत्र की अवधि से पूर्व भुगतान। मीनिंग को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद में इसकी एंट्री को देखेंगे क्या एंट्री है। कई बार क्या होता है कि रिबेट के अंडर जो है बिल रिटायर किया जाता है। अभी हमने ये पढ़ा कि बिल जो है किसी कारण से जो है ड्रॉई, ग्राहक जो हमको पैसे नहीं दे पाया तो बिल डिसऑनर हो गया, उसके बदले में नया बिल लिखा गया, ये सब कुछ हमने पढ़ा। कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रॉई जो है वो दे देती डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही पैसे देने आ जाता है। जैसे हम बात करें, एक बिल लिखा गया 2 महीने का, 1 जनवरी को लिखा गया था, ड्यू डेट इसकी कितनी हो गई, 4 मार्च। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 3 दिन देर की रेस की 4 मार्च हो गई। तो 4 मार्च को पैसे देने थे, परंतु क्या हुआ, 1 फरवरी का बिल था, 1 जनवरी का बिल था, जो ड्रॉई है उसके पास 1 फरवरी को ही कहीं से पैसा आ गया, तो मेरे पास आया, बोलता है मैंने पैसे आपको देने थे 2 महीने के बाद, आप ऐसा करो अभी ले लो। तो हमारे पास वो पहले ही पैसे देने आ जाता है। अगर ड्रॉई हमारे को देरी से पैसे देता है तो हम उससे इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर ड्रॉई हमारे को पहले पैसे दे दे तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, छूट दे देते हैं कि भाई आपने पहले दे दिया, तो थोड़ा सा लालच हो जाता है उसको कि पहले पैसे दे देता है तो चलो आगे से वो हमारे को पहले पैसे दे दे, तो हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब कम पैसे दे दो। जैसे 5000 लेने थे, हमने बोला भी 200 आप कम दे दो, इसका मतलब कितने पैसे लेने हैं हमने उससे, 4800। 5000 से 200 कम लिए, 4800 लेने। तो ऐसी केस में अब
ड्रॉर की एंट्री करेगा, मतलब हमारे को ड्रॉई ने बिल दिया और हमने उसको ड्रॉई ने हमारे को पैसे दिए और हमने उसको बिल लौटा दिया। तो जब उसने पैसे दिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये एंट्री हमारी है, क्यों है देखें। पहली बात है, हमने जब उसने पैसे दिए हमने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर। बी आर का अमाउंट 5000 रुपीज़ का था, ये पूरा 5000 हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी हमने बोला कि हमने कितने रुपए छोड़ दिए उसको, 200 रुपीज़ छोड़ दिए। 5000 में से 200 निकल गए तो कितने बच गए, 4800 रुपीज़ बच गए। इसका मतलब है उसने हमारे को कितने पैसे दिए, 4800। हमारे पास कैश कितना आ गया, 4800। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश। कैश के आगे लिखेंगे 4800 और बाकी बच गया 200 जो हमने छोड़ दिया। छोड़ दिया जो होता है उसको हम जनरली डिस्काउंट बोलते हैं। यहाँ पर उस डिस्काउंट की जगह रिबेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो रिबेट हमने अलाउ कर दिया, डिस्काउंट हमने दे दिया। हमने 200 रुपये उससे कम लिए, हमने उसको बोला 200 रुपये कम दे दो। जब वो 200 रुपये हमको कम देगा तो उसके कारण हमारे को हानि होती है। 200 रुपये की हानि हो जाने के कारण ये बन गया नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हम रिबेट को डेबिट साइड पर लिखेंगे। तो एंट्री हमारी हो गई कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। सेम एंट्री जो है ड्रॉई भी अपनी किताबों में करेगा। अब हम खुद को ड्रॉई समझते हैं तो क्या होगा, ड्रॉर को हमने कैश दिया, हमको रिबेट मिल गई और हमने उसने हमारे को बीपी दे दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बीपी हमारे पास आ गया। हमने उसको क्या दिया, कैश। बीपी कितने का था, 5000, तो बीपी के सामने 5000 आ गया। कैश उसको हमने कितना दिया, 4800, और रिबेट हमारे को कितनी मिली, 200 की। तो रिबेट क्रेडिट साइड पर हमने लिखी। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमने दिया तो कैश हमने क्रेडिट पर लिखा। रिबेट को हमने क्रेडिट में इसलिए लिखा क्योंकि हमने उसको 200 रुपीज़ कम दिए। अगर हम 200 रुपये कम देते हैं किसी को, उससे हमारे को लाभ होता है। लाभ होने के कारण ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो रिबेट को हमने क्रेडिट में लिखा है। उसके बाद में एक एग्जांपल हम लेते हैं इसका इसको समझने के लिए। देखो, क्वेश्चन है ऑन 1 अगस्त 2013 एच ड्रू ए बिल फॉर ₹5000 एम फॉर द 3 मंथ्स। 1 अगस्त को क्या हुआ, एच ने एक बिल लिखा 5000 रुपीज़ का एम के ऊपर 3 महीने का, विच वॉज एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बाय द एम। जैसे कि एम ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया और वापस लौटा दिया ड्रॉर को। ऑन 4 सितंबर एम रिटायर्ड इज एक्सेप्टेंस अंडर द रिबेट ऑफ 6% पर एनम। 4 सितंबर को क्या हुआ, कब हुआ देखो, 1 अगस्त से, अगस्त के बाद 1 सितंबर, सितंबर को 1 महीना हो गया, 3 दिन ग्रेस को जोड़ दिए। बोला 1 महीने के बाद। बिल कितने टाइम का था, 3 महीने का था। लिखा है ना क्वेश्चन में 3 मंथ्स, तो बिल 3 महीने का था। 1 महीने के बाद ही उसने पैसे दे दिए। तो कितना पहले दे दिए, 2 महीने अभी और थे पर उसने पहले दे दिया, मतलब 2 महीने एडवांस उसने बिल दे दिया। उसने बोलता है रिटायर्ड अंडर रिबेट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% पर एनम मतलब वार्षिक दर, ईयरली। तो 6% के हिसाब से हमने उसको डिस्काउंट देना है, पर ईयरली के हिसाब से देना है। एच और एम दोनों की किताबों में हमने एंट्री करनी है। सबसे पहले एच की किताबों में एंट्री करेंगे। पहली एंट्री किस चीज़ की थी, जो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे को बोला गया था कि एच ने एक बिल लिखा एम के ऊपर, एम ने एक्सेप्ट करके हमको दे दिया, तो एम ने एक बिल हमको दे दिया, उसकी एंट्री देंगे। जो क्वेश्चन में बताया गया उसके हिसाब से ही एंट्रीज की जाती हैं। तो पहली एंट्री हमारी है बी आर अकाउंट डेबिट टू एम अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ गया, हमारे को क्या दिया, बी आर दिया। एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, एम है। तो एंट्री हो गई बी आर अकाउंट डेबिट टू एम अकाउंट 5000 रुपीज़ की। अब देखते हैं एम अपनी किताबों में क्या एंट्री करेगा। एम ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको दिया, एच को दिया। तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एच। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीपी। ये अपनी किताबों में बीपी लिखेगा। अब आती है बात अगली, रिटायरिंग अ बिल अंडर द रिबेट, की छूट पर बिल को समाप्त करना। अगर हम एच की बात करते हैं तो जो एम व्यक्ति है उसने हमारे को कैश दिया और हमने उसके बदले में उसका बी आर उसको लौटा दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर। हमने क्या दे दिया, बी आर दे दिया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट बी आर। तो कैश हमारे पास आ गया। अब कितना आ गया कैश, ये हमने कैलकुलेट करना है। कैश तो आ गया कितना, और उसके बाद में रिबेट भी तो है ना, रिबेट 6% पर एनम है। तो अगर कुछ छूट, हमने रिबेट क्या बताया, हमने छूट 6% छूट दी। देखो, अगर हम किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं कि आप इतना पैसा कम दे दो, तो उसके कारण हमारे को हानि हो जाती है। हानि होने के कारण नॉमिनल अकाउंट का पैसे बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हमने रिबेट को डेबिट में लिखा, पर रिबेट का अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो देखें राइट साइड पर रेड कलर से कैलकुलेशन की है। बिल कितने रुपए का था, 5000 रुपीज़ का था, ठीक है। कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया गया, क्वेश्चन की दूसरी लाइन में 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट है, 6/100। अब पर एनम का मतलब क्या होता है, साल का। अगर साल का 6% है तो
फिर हमारे समय कितना है, कितना पहले उसने दे दिया, बिल जो था वो 3 महीने का था, 1 महीने के बाद ही पैसा दे दिया, मतलब 2 महीने और बाकी थे, तो 2 महीने का हम उसको डिस्काउंट दे देंगे। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि भाई 1 महीने का डिस्काउंट कितना होगा, साल का 6% है तो 1 महीने का कितना होगा, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड कर दें तो 1 महीने का आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 12 से डिवाइड कर दिया, आगे हमने लिखा है ना 2/12, ठीक है। तो ये 12 आ गया नीचे, क्योंकि हम 12 महीने से 1 महीने का निकाल रहे हैं। दूसरी बात है 2 महीने पहले दे दिया तो 2 महीने का निकालना है। अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 1 महीने का आएगा, 1 महीने को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 महीने का बन जाएगा, जिसको काट के आ जाएगा ₹50, मतलब 50 रुपये का रिबेट है। तो देखो एंट्री में रिबेट के सामने 50 हो गया, बी आर जो था 5000 का था, 5000 में से 50 रुपये हमने छोड़ दिए तो बाकी कितने बच गए, 4950, ये कैश के सामने लिखेंगे। एम अपनी किताबों में भी ऐसे एंट्री करेगा, इसकी उल्टी एंट्री, यदि खुद को हम एम समझते हैं तो क्या हुआ, हमने पैसे दिए एच को और एच ने हमारा बीपी लौटा दिया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन बीपी, कागज़ हमारे पास आ गया, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमने दे दिया और रिबेट भी हमको मिल गई। अगर हमको 50 रुपये की छूट मिली तो उससे हमें लाभ हुआ, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन और दी गई है हमारे को, स्वीकर्ता का दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर। ध्यान से समझेंगे, यदि स्वीकार करता मतलब ड्रॉई ग्राहक जो हमारा है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, अगर ये दिवालिया हो जाता है मतलब वो पैसा थोड़ा दे पाया, इंसॉल्वेंसी के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हों और उसके पास पैसे नहीं हों तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सभी व्यक्ति कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट आदेश देता है कि इसका सामान बेच दो, सामान बेच के जो पैसा मिले लोगों में बांट दो, तो ऐसी स्थिति को हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं। हमारा जो एक्सेप्टर था मतलब वाई व्यक्ति जो था वो दिवालिया हो गया, इसका मतलब है सीधी सी बात, उसकी प्रॉपर्टी को बेचा गया, थोड़ा सा पैसा मिला होगा, थोड़ा नहीं भी मिला होगा, तो जो पैसा हमको मिल गया वो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब बैड डेब्ट, जो पैसा नहीं मिला वो पैसा डूब गया, डूबने के कारण हमारे को हानि हो गई, हानि हो गई अगर हमारे को तो ये बन गया नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैड डेब्ट को हमने डेबिट में लिखा। ये कैश जो हमको मिला है वो किसने दिया, वाई ने हमारे को दिया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। वाई अपनी किताबों में क्या शब्द का प्रयोग करे, देखो एक्स जो है वो अपनी किताबों में जब एंट्री कर रहा है तो बैड डेब्ट शब्द का प्रयोग कर रहा है। बैड डेब्ट के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा और जनरल चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा था, वहाँ पर आप ध्यान से देख के समझ सकते हैं। डेट का मतलब होता है उधार, जो उधार हमने दिया था, बैड का मतलब बुरा, अगर हमने किसी को उधार दिया पैसा नहीं मिला तो बुरा उधार हो गया वो, तो ये बोलता है कि बहुत बुरा उधार था जो हमको पैसा नहीं मिला। अब वाई अपने किताबों में जब लिखेगा तो इसी की रिवर्स एंट्री कर देगा, वाई ने कुछ पैसा दे दिया, किसको दिया, एक्स को दिया, तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, एक्स, यहाँ पर टोटल अमाउंट जो होगा वो लिखा जाएगा। हमने पैसा दिया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश आ गया। देखो अब यहाँ पर उसने क्या लिखा, टू डेफिशिएंसी, जब एक्स लिख रहा है बैड डेप्ट और ये लिख रहा है डेफिशिएंसी, ये बैड डेप्ट क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि खुद नहीं कहेगा वाई कि भाई मैंने बहुत बुरा किया, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, ये बोलता है कि चलो पैसा मुझे मैंने, अब ये डेफिशिएंसी शब्द का क्या मतलब, डेफिशिएंसी डेफिसिट का मतलब होता है कम रह जाना, कम पड़ जाना। ये बोलता है कि मैंने 5000 रुपीज़ देने थे एक्स व्यक्ति की, ठीक है, एक्स के सामने 5000 लिखेंगे, पर मैं केवल 2000 ही दे पाया, कैश के सामने 2000 लिखा, बाकी कितना नहीं दे पाया, मैं 3000 नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, ये बोलता है कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए इसलिए मैं नहीं दे पाया, तो इसने शब्द का प्रयोग कर दिया डेफिशिएंसी, बोलेगा कमी रह गई, पैसा कम हो गया, ठीक है। तो अगर इसने 3000 रुपया कम दिया तो उसके कारण इसको तो लाभ हो गया, लाभ हो गया तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम टू डेफिशिएंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है अनुग्रह विनिमय पत्र या परस्पर सहायतार्थ विनिमय पत्र, अकोमोडेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसी बिल को हम काइट्स बिल, फिक्टिशियस बिल्स या विंड बिल भी बोलते हैं। क्या होता है एक लाइन में हम समझ लेते हैं इसको, देखो समझो। अभी हमने ये कहा कि ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में जो हमने पढ़ा वो तो ये होता है कि ग्राहक ने सामान खरीदा, उसने पैसे नहीं दिए, बोला मैं महीने 2 महीने के बाद दूंगा, तो हमने बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दो, डिस्काउंट वगैरह हो गया, ये तो ठीक है। अब अकोमोडेशन बिल की जब बारी आती है तो इसका नाम ही सहायतार्थ है, मतलब सहायता के लिए जो लिखा जाता है, अकोमोडेट करना होता है, किसी की मदद करना। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई मेरा एक दोस्त जो था वो भी व्यापारी है, वो मेरे पास आता है, बोलता है मुझे पैसे की ज़रूरत है, 10,000 रुपये की, मुझे पैसे दे दो। तो मैंने बोला भाई पैसे मेरे पास तो नहीं है, पर क्योंकि आप हमारे दोस्त हो इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा करो, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप लिखो मेरे ऊपर, ठीक है। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो मेरे ऊपर कि आपने मेरे
10,000 रुपये देने हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो उसने मेरे ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, मैंने आज से 2 महीने के बाद आपको 10,000 रुपये देने हैं। फिर मैंने वो कागज़ उसको दे दिया, वो बैंक में गया, बैंक से जाकर उसने पैसे ले लिए। बैंक ने थोड़ा सा डिस्काउंट काट लिया 200 रुपये का, कोई बात नहीं, 10,000 के बदले में 200 रुपये देना भी पड़ गया तो कोई बात नहीं, उसकी मदद हो गई। ये केस हो गया। मान लो कि जब वो व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैंने बोला भाई मुझे भी पैसे की आवश्यकता है, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं। वो बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत होती है, मैंने कहा मुझे भी 5,000 की ज़रूरत है। तो मैंने ये बोला भाई आप ऐसा करो कि 10,000 रुपये का मेरे ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो, आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। पहला तरीका क्या हो गया, सारा पैसा उसी को दे दिया, उसको ज़रूरत थी सारा उसकी उसी को दे दिया। दूसरा तरीका हो गया, दोनों को ज़रूरत थी इसी हमने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, आधा आधा पैसा दोनों ने बांट लिया। अब तीसरा केस क्या होगा कि उसको भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी 10,000 की, मुझे भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। मैंने बोला आप मेरे ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो, उसने बोला आप मेरे ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लो, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, हम दोनों ने एक दूसरे का बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, दोनों ही बैंक में गए, दोनों ने पैसे निकाल लिए। तो यहाँ पर हम कोई सामान खरीद नहीं रहे हैं, बस केवल मदद के लिए एक दूसरे के बिल को एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि हमें पैसा मिल जाए, काम चल जाए। ऐसे बिल को हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल्स। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं पर आते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया, ये बिल की भाषा वही होती है जो विनिमय पत्र की होती है, सेम लैंग्वेज जिसकी होती है, लैंग्वेज ऑफ द अकोमोडेशन बिल इज सेम एज ऑफ द अकोमोडेशन बिल। दूसरा जो विशेषता है, ये बनावटी होते हैं, ये ना तो वास्तविक लेन देन के बदले लिखे जाते हैं, ना ही वास्तविक लेन देन के बदले स्वीकार किए जाते हैं। Accommodation bills are the fictitious in nature. They are neither made for the real transactions nor accepted for। मतलब वास्तव में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, सामान वगैरह एक दूसरे से हमने नहीं खरीदा, फिर भी ऐसे ही नकली बिल हम लोगों ने लिखे होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें लेखक व स्वीकृति दोनों बिना प्रतिफल के होते हैं। ये बिल लिखा जाता है क्योंकि हमने आपसे पैसा नहीं लेना, फिर भी लिखा जाता है, और स्वीकृति हमने एक्सेप्ट कर दिया, ये भी बिना कारण के ही एक्सेप्ट कर दिया। दे आर रिटर्न एंड एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन। चौथा पॉइंट है, ये आर्थिक सहायता के उद्देश्य से लिखे और स्वीकार किए जाते हैं। आर्थिक सहायता मतलब धन की मदद हम करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखा जाता है और स्वीकार किया जाता है। दे आर प्रिपेयर्ड एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। फिफ्थ पॉइंट है, अनुग्रह बिलों का स्वीकारक तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। एक्सेप्टर ऑफ द अकोमोडेशन बिल रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द थर्ड पार्टी। जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, थर्ड व्यक्ति जो है उसके प्रति हम जिम्मेवार होते हैं। एक हम हो गए जिसने बिल लिखा, दूसरा है जिसने स्वीकार किया, थर्ड कौन हो गया, बैंक हो सकता है, या जिसको एंडोर्स कर दिया वो हो सकता है। तो उसका तो पैसा हमारे को देना ही पड़ता है, चाहे हम एक दूसरे की पैसा दें या ना दें। सिक्स पॉइंट है, यदि बिल का भुगतान प्राप्त ना हो, हमने एक बिल लिखा और यदि वो बिल का पैसा मुझे नहीं देता है तो हम उस व्यक्ति के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। कारण ये कि हमने कोई इसका पैसा वास्तव में थोड़ी देना था, ये ऐसे ही मदद के लिए हमने लिख दिया था। इफ़ द पेमेंट ऑफ द अकोमोडेशन बिल इज़ नॉट रिसीव्ड, ड्राफ्ट कैन नॉट सी ऑन द ड्रॉई। ठीक है, अगला है सिचुएशंस ऑफ द अकोमोडेशन बिल या फिर अनुग्रह बिल लिखने की स्थितियाँ। ये अभी हमने पढ़ा, जब केवल लेखक की सहायता के लिए बिल लिखा जाए, सिंगल बिल फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द वन पार्टी। अभी हमने पढ़ा कि एक बिल हमने लिखा ताकि उस व्यक्ति की हम मदद कर सकें। दूसरा पॉइंट है, जब एक पक्षकार दोनों की परस्पर लाभ के लिए बिल लिखता है, सिंगल बिल फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन। हमने पढ़ा कि एक बिल 10,000 का हमने बैंक से पैसे निकाले और आधे आधे बांट लिए। थर्ड है, जब दोनों पक्षकार एक दूसरे पर बिल लिखते हैं और एक दूसरे के बिल की रकम को आपस में बांटते हों, टू बिल्स फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन। एक दूसरे पर हम दोनों ने बिल लिखे। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, जब अनुग्रह बिल की दशा में एक पक्षकार दिवालिया हो जाए, इन केस ऑफ द अकोमोडेशन बिल व्हेन द वन पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट। अकोमोडेशन बिल में एक व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो उस केस में। अगला हमारे को एक एंट्री दी गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ द अकोमोडेशन बिल बोलता है, बिल का लेखक बिल भुनाने के बाद, बिल का लेखक मतलब जैसे हमने बिल लिखा, दूसरे व्यक्ति ने साइन किया, वो हमारे पास आ गया, हमने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, फिर अपने हिस्से का रुपया तो हमने रख लिया, बाकी का जो पैसा है वो हमने किसको दे दिया, ड्रॉई को दे दिया। भाई ये पैसा आप ले लो, स्वीकारक को भेज दिया हमने, आधा आधा बांटना है इसलिए। जब हमने ड्रॉई को पैसा दिया तो डेबिट द रिसीवर कौन हो गया, ड्रॉई। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमने क्या दे दिया इसको, कैश। और थोड़ा सा डिस्काउंट भी इसमें है क्योंकि आधा डिस्काउंट वो भी साइन करेगा, आधा हम करेंगे, दोनों की मदद के लिए था। तो पैसा जो हमें डिस्काउंट का मिल जाएगा वो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। अगर हम बात करते हैं ड्रॉई की, तो ड्रॉई को क्या हुआ, ड्रॉई को हमने पैसा भेज दिया। ठीक है, ठीक है, तो ड्रॉई अगर हम खुद को ड्रॉई समझ के एंट्री करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। थोड़ा सा डिस्काउंट हमको भी साइन करना पड़ेगा क्योंकि जो बैंक ने पैसा काटा है, आधा ड्रॉर साइन कर ले, आधा हम साइन कर लें, तो हमें साइन करना पड़ेगा, तो इससे हानि होगी हमारे को, डेबिट ऑल एक्सपेंस इन लॉसेस। और क्रेडिट द गिवर, जो कैश हमको दिया वो किसने दिया, ड्रॉर ने दिया, इसलिए क्रेडिट द गिवर इज कैश।